हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे दिसंबर 2014 का जो आज हमारा होगा पार्ट 2 होगा, है ना। यानी मिडिवल पीरियड करेंगे आज हम। तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी निम्न में से किसके दरबार में थे? शाहनामा की रचना किसने की है? शाहनामा की रचना फिरदौसी ने किया है। फिरदौसी को क्या कहते हैं? फिरदौसी को क्या कहते हैं? फिरदौसी को क्या कहा जाता है? पूर्व का होमर। फारसी को होमर कहा जाता है, फारसी का होमर। ये किसके दरबार में थे? ये मोहम्मद गजनवी के दरबार में थे। ठीक है। और आपने सुना होगा जो शाहनामा में वर्णित अफरासियाबवंश है ना, अफरासियाबवंश वंश से अपने आप को किसने जोड़ा है? आपको बलबन ने जोड़ा है ना। किसने जोड़ा है? बलबन ने जोड़ा है। और इसमें क्या होता है कि जो शाहनामा लिखने के लिए जो गजनवी ने, मोहम्मद गजनवी ने उनको क्या कहा था? मोहम्मद गजनवी ने कहा था उनको, मोहम्मद गजनवी ने कितना? 60,000 सोने की मिसल, 60,000 सोने की जो मुद्रा थी, मिस्कल देने का वादा किया था, देने का वायदा किया था। परंतु बाद में वो इस बात से मुकर गए ना। पूरी होने उनकी रचना पूरी होने पर, कौन सी रचना पूरी होने पर उनको क्या दिया? रचना पूरी होने पर उनको क्या दिया? चांदी का दे दिया, चांदी की मिस्कल, चांदी की मिस्कल दिया। ऑफर किया, मतलब दिया तो है ही नहीं, ऑफर किया। परंतु फिर दोषी ने लेने से मना कर दिया। लेने से मना कर दिया। ठीक है। फिरदौसी ने लेने से मना कर दिया। और जब अंत में गजनवी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने 60,000 मिस्कल, 60,000 सोने की मिस्कल किसको भेज दिया? मिस्कल फिरदौसी को भेजी, है ना। फिरदौसी को भेजी। परंतु तब तक भाई तो निकल चुका था। तब तक फिरदौसी की डेथ हो चुकी थी, हो चुकी थी। ये ध्यान में रखना, किसको कितनी क्या वादा किया था, क्या बाद में हुआ। ठीक है। इसके बाद मोहम्मद गजनवी के दरबार में उतबी था। उतबी ने क्या लिखा था? उतबी ने तारीख यामिनी। ठीक है। इसके अलावा बेहाकी था। बेहाकी जिसको पूरव का पेप्सू कहते हैं, है ना, पूरव का पेप्सू। पूरव का पेप्सू, है ना।
और इन्होंने बैहकी ने क्या लिखी, तारीख सबूतगिन। ठीक है, इसकी रचना किया, जिसमें तारीख सबूतगिन से में मध्यकाल की चित्रकला के बारे में, मध्यकाल की चित्रकला के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इनके दरबार में और कौन था, अलबेरूनी था, जिसने किताबुल हिंद लिखी ना। ठीक है, जिसने क्या लिखा, किताबुल हिंद। तो ये था। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय की जो अमुक्त मलयाद है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। अमुक्त मलयाद उन्होंने रचना किया था, तेलुगु में थी रचना, तो जिसका अर्थ था मोतियों की माला। ये अर्थशास्त्र के शैली पर लिखी गई थी, अर्थशास्त्र की शैली पर लिखी गई थी। ठीक है, अर्थशास्त्र की शैली पर लिखी गई किताब है ये ना। जैसे अर्थशास्त्र में समकालीन राजनीतिक व्यवस्था, समकालीन जो सामाजिक व्यवस्था के बारे में लिखा गया है, राज्य की व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। इसके अलावा जो कृष्णदेव राय ने एक किताब और लिखी, जम्बावती कल्याणम। जम्बावती कल्याणम जो थी वो किस पे थी, वो संस्कृत में एक नाटक था, लिखा नाटक ना, संस्कृत में लिखा गया नाटक था ये। तो इसको इसने लिखा और ये दो रचनाएं उनके द्वारा लिखी गई। ठीक है, दो रचनाएं उनके द्वारा लिखी गई। इसके अलावा जो कृष्णदेव राय है, ये तुल्लो वंश का शासक था, है ना। बाबर ने इसे हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक इसको बताया है। ठीक है, इसके दरबार में अष्ट दिग्गज, है ना, अष्ट दिग्गज थे। अष्ट दिग्गज मतलब ये तेलुगु के 8 कवि थे। ना, तेलुगु के 8 कवि थे ये, है ना। इनमें पेदना प्रमुख था, प्रमुख था। ठीक है, इनमें पेदना सबसे प्रमुख था। इसने मनुकारिका लिखी। ठीक है, इसने 2 नगर बसाए, एक हासपेट, हासपेट पत्नी के नाम, पत्नी के उसमें, और एक अपनी जो माँ के नाम पर, उसका नाम था नागलपुर, है ना, नागला देवी के नाम पर। तो ये 2 नगर उसने बसाए थे।
ठीक है, इसने विवाह कर हटाया, विरूपाक्ष मंदिर बनवाया, है ना, विवाह कर हटाया, विरूपाक्ष मंदिर। इसके समय में बारबोसा वो डोमिंगो पायस आया, है ना, विजयनगर आए। ठीक है, तो हमारा मोतियों की माला हो गया। कुरखाना क्या होता है? कुरखाना, कुरखाना से क्या अभिप्राय है? कुरखाना से हमारा अभिप्राय है शाही शास्त्रागार। शाही शास्त्रागार सल्तनत काल में था ना ये। ठीक है, इस कुरखाने को कहते थे शाही शास्त्रागार। ठीक है, इसके अलावा कुछ शास्त्रागार और थे। पिलखाना होता था, गजशाला, पिलखाना, गजशाला, है ना, पिलखाना होता था, गजशाला। और शाही गुड़शाल होता था, पाएगाह। ठीक है, और एक होता था जरग खाना। ये होता था आभूषण से संबंधित है, ये आभूषण बनते जहां पर। ठीक है, ये थी। खेती में सुधार के लिए दीवान अमीर कोही जो विभाग था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया? दीवान अमीर कोही बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने ना। इसका कार्य क्या था? कार्य था तकावी ऋण देना, है ना, तकावी या सौंदर्य ऋण देना। तकावी है सौंदर्य, इनको ऋण बोलते थे, कृषि लोन होते थे, कृषि ऋण। ठीक है, ये इसने किया था। इसने 70 लाख टन का इसमें दे दिया था, बांट दिया, जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक ने माफ किया। ठीक है, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? माफ किया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान बनाया, है ना, और बलबन ने क्या बनाया था? बलबन ने दीवाने अर्ज, और इसने क्या नाम है, अलाउद्दीन खिलजी ने 2 बनाए थे, इसने 2, अलाउद्दीन खिलजी ने 2 बनाए। एक दीवाने मुस्तकराज, और दीवाने रियासत। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय कृषि में एक सुधार और आया। कृषि में क्या सुधार आया? कृषि में रोटेशन ऑफ क्रॉप्स शुरू हुआ, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब फसलों को बदल बदल कर बोना, फसल चक्र की शुरुआत है। इसने अकाल संहिता तैयार करवाई, अकाल संहिता तैयार करवाई।
क्या करवाया इसने? अकाल संहिता तैयार करवाई। ठीक है, तो चलिए अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों के अंतर्गत, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों के अंतर्गत केंद्रीयकरण की नीति जारी रही। बात बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी के जो उत्तराधिकारी थे उनके अधीन भी जो केंद्रीयकरण की नीति थी वो जारी रही, इसमें कोई भी शक नहीं है। जो केंद्रीयकरण की शुरुआत की शुरुआत बलबन ने की थी। किसने की थी केंद्रीकरण की शुरुआत? ये बलबन के द्वारा की गई थी। ठीक है, बंगाल को 1324 में पुनर्विजित किया गया तथा गयासुद्दीन तुगलक व मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारतीय प्रायद्वीप के लगभग सुदूर दक्षिण बिंदु तक, और देखिए तुगलक काल में पहली बार क्या हुआ था? तुगलक काल में पहली बार साउथ को भी सीधे रूप में दिल्ली के अधीन कर लिया गया था ना। ठीक है, ये बात दोनों सही है और ये व्याख्या भी है, क्योंकि 1324 में क्या हुआ था? इसी अभियान, ये गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम अभियान था। गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम अभियान था। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं और इसका व्याख्या भी है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले जो सैयद सुल्तानों के उत्तराधिकारियों का क्रम बताना, ये क्वेश्चन गायब हो गया है, लेकिन हम बताएंगे अब की बार भी ये क्वेश्चन में आया था। तो पहला था खिजर खां। खिजर खां का जो वो था 1414 से 1451। ठीक है, दूसरा था मोहम्मद शाह, मुबारक शाह। ओ सॉरी 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 1451 नहीं, 1451 में तो सारे ही रहे थे ये 1421 है ना? 1421 से 1434। उसके बाद मोहम्मद शाह, 1444, 1443 है ना? इसने बहलोल लोधी को बेटा कहा था। ठीक है, बहलोल लोधी को क्या कहा था? बेटा कहा था। और उसके बाद अलाउद्दीन अहमद शाह, अलाउद्दीन अहमद शाह 1443 से 1451 तक तो दिल्ली रहा, और 1451 से 1476 बदायूं ना। इसने खिजर खान ने क्या कर रहे थे? अलग उपाधि
है ना, सुल्तान की उपाधि नहीं ली, रईयत आला की उपाधि ली। और ये ऐसा सुल्तान था, ऐसा शासक जो राजस्व वसूली के लिए प्रतिवर्ष अभियान करता था। ठीक है, प्रतिवर्ष क्या करता था, अभियान करता था। चलिए, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास संभवतः 1,80,000 दास थे, उसने दीवाने बंदगान बनाया था ना, दीवाने बंदगान। तो उनमें से कितने दास शिल्प कार्यों में लगे हुए थे? 12,000 दास शिल्प कार्यों में लगे हुए थे। कितने तरह के? 36 कारखाने थे, 36 शाही कारखाने, 36 शाही कारखाने थे। 36 शाही कारखाने उस समय थे, 36 शाही कारखाने उस समय थे, जिसमें कितने? 12,000 दास लगे हुए थे। और दूसरी क्या बात है, जो एक वस्त्र निर्माणशाला का जो शुरुआत की, वस्त्र निर्माणशाला स्थापना, वस्त्र निर्माण, ये एमबीटी ने किया था। एमबीटी ने किसके द्वारा की गई? एमबीटी के द्वारा की गई, जिसमें 4,000 जुलाहे, जिसमें 4,000 जुलाहे काम पे लगे हुए थे। ठीक है, ये जो कारखाने होते, दो तरह के थे कारखाने, रताबी, सरकारी बिल्कुल, रताबी और गैर रताबी। रताबी और गैर रताबी दो तरह के कारखाने इसमें होते थे। ठीक है, रताबी और गैर रताबी दो तरह के कारखाने उस समय होते थे। नानकर, नानकर एक भत्ते और अथवा अतिरिक्त लाभ के रूप में किसे दिया जाता था? किसे दिया जाता था? नानकर एक भत्ते अथवा अतिरिक्त लाभ के रूप में किसे दिया जाता था? ये जमींदारों को दिया जाता था। जमींदारों को ये छूट दी जाती थी कि आप इस कर को वसूल सकते हैं, ताकि आपका मतलब आपके पास कुछ सरप्लस लोगों से हो। ये किसको? जमींदारों को दिया जाता था। ये कह लीजिए कि मीडिएटर को दिया जाता था, जो उस एरिया का जमींदार होता था, उसको उसकी शक्ति को बनाए रखने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो सल्तनत काल में एक वो था, किस्मत, हकूक एक होती, हुक एक होती, किस्मत एक होती। ये भी जो वसूल किए जाते थे चौधरी, ये जमींदार ही वसूल करते थे ये भी। जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने खत्म कर दिया था। परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने फिर इसको, ये उन लोगों को ये अधिकार फिर वापस कर दिया। ठीक है, तो चलिए, बहलोल लोदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बहलोल लोदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उसने जौनपुर के सिरकी जो सुल्तानों की ताकत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया ना। जौनपुर को 1484 में जीत लिया गया। अंतिम सिरकी सुल्तान जो थे,
अंतिम शर्की सुल्तान हुसैन शाह को हरा दिया गया। ये बात सही है ना। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने जोना खां के नाम पे की थी। जोना खां यानी एमबीटी के नाम पर। इसका मतलब ये सही हुआ। अपने 38 साल के लंबे शासनकाल में उसने नागरिक प्रशासन के स्तर को कई प्रयोग किए, ऐसा कुछ उसने नहीं किया। उत्तर हमारा ये है, ऐसा नागरिक प्रशासन में उसने कोई ज़्यादा बड़े चेंज नहीं किए थे। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है। सैयद सुल्तानों से विरासत में पाई गई दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संस्थाओं को बनाए रखा, ये बात सही है, उसने बनाए रखा। उनको बहलोली सिक्के का चलन सल्तनत के मुद्रा शास्त्रीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपक्रम, उसने एक बहलोली सिक्का चलाया ना, टंका, बहलोली टंका उसने चलाया था, जो 40 जित्तल के बराबर होता था। ठीक है, तो उत्तर हमारा ये रहेगा। और बहलोल लोधी की क्या खास बात है, इसने सबसे लंबे समय तक शासन किया है, सबसे लंबे समय तक। ठीक है, सबसे लंबे समय तक शासन किया है इसने। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कस्बा छोटा नगर होता था, सही है। इजारा खेती रहित भूमि ना, इजारा होता था भूमि को ठेके पर देना, भूमि को ठेके पर देना, तो हमारा बी सही है। सराफा मुद्रा विनिमय करता होते थे, सराफा मुद्रा विनिमय करता जो हुंडी जारी करते थे। जिमी गैर सुरक्षित गैर मुस्लिम है ना, जिनसे जजिया वसूल किया जाता है, जिनसे जजिया वसूल किया जाता था। जिनसे जजिया वसूल किया जाता था। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पुस्तकों के नाम है, इनको याद कर लेना। एस अरस्तनम की जो किताब है, उनकी वो किताब है मैरीटाइम इंडिया इन द 17वीं सेंचुरी, बिल्कुल बात सही है। उसके बाद ओम प्रकाश की किताब है द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इकोनॉमी ऑफ बंगाल, ये भी सही है। के एन चौधरी इंडियन मर्चेंट्स एंड यूरेशियन ट्रेड, ये गलत है, यहाँ पर ये के एन चौधरी की किताब नहीं है, ये फेडिल डेल की किताब है। किसकी किताब है ये, फेडिल डेल, फेडिल डेल की किताब है ये। ठीक है, और के एस मैथ्यू की किताब है पुर्तगीज ट्रेड विद द इंडिया इन द 16वीं सेंचुरी, ये बात भी सही है, तो हमारा उत्तर ये सी है। बाबर की नानी जो यूनिस खान मुगल की पत्नी थी, जिन्होंने बाबर के पिता की मृत्यु के पश्चात अपने पोते के लिए हर तरह का प्रबंध किया और षड्यंत्रकारियों से उसको बचाया था, तो कौन था उनका नाम, उसका नाम क्या था उनका, एहसान दौलत बेगम था उनका नाम, एहसान दौलत बेगम, है ना। और जब बाबर का जो पिता था, उनकी मृत्यु, बाबर के पिता की मृत्यु 1494 में, है ना, हुई। तो बाबर की आयु कितनी थी, बाबर की आयु 11 वर्ष।
और उसके अपने ही उसके बहुत दुश्मन थे, उसके चाचा और उसके मामा। उसके चाचा और उसके मामा उसका शासन को छीनना चाहते थे। उसके चाचा और मामा, है ना, उसके दुश्मन थे। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद शेरशाह द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई। बिल्कुल बात सही है। इस्लाम शाह जिसने 1540 से 45 शासन किया, ठीक है, 1540 से 1545 शासन किया, इसने क्या किया था? शेख अलाई जो महदवी को मृत्युदंड दिया था इसने, ना। शेख अलाई जो महदवी था उसको मृत्युदंड दिया इसने। चिनाब नदी पर इसने मानकोट के नाम से, चिनाब नदी पर मानकोट के नाम से, किले के नाम से 5 किलों का समूह बनाया। 5 किले थे, 5 किलों का समूह। ठीक है, ये बात याद रखना, मानकोट का जो 5 किलो का समूह था वो किसने बनाया था। उसके बाद इसने क्या किया? कानूनों को संहिताबद्ध करवाया। संहिताबद्ध करवाया, ठीक है। और इसने क्या किया? अपने राज्याभिषेक के अवसर पर दो महीने का वेतन दिया इसने, 2 महीने का वेतन सैनिकों को दिया। ठीक है। उसके अलावा इसने क्या किया था? सैनिकों को कितने श्रेणियों में वितरित किया? श्रेणियों में बांटा ना, टुकड़ियों में बांटा। कितनी? 50, 200, 250, 500, है ना। इसके अलावा 5000, 20,000, है ना, 10,000, ऐसे ही इसमें इसने टुकड़ियों में इनको बांटा था। PYQ पहले भी आ चुका काफी बार, ठीक है। इसने ग्वालियर को राजधानी बनाया था। ठीक है, ग्वालियर को राजधानी बनाया। अकबर ने शेरशाह द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। बिल्कुल, जब्ती जो प्रथा थी, जब्ती जिसको आगे दहसाला कहा गया, वो शेरशाह ही ने शुरू किया था ना, टोडरमल के सहयोग से। जब्ती का दहसाला बना दिया बस उसने ना। ये भी सही है, तो बी है इसका उत्तर। तो अगला देखिए। अकबर ने एक बड़ी चित्रशाला स्थापित करके एक नए और जीवंत स्कूल का निर्माण करवाया। उसने 1560 के दशक में हमजा नामा का चित्रण करवाया था। बात बिल्कुल सही है, सटीक बात है ना। और जो हमजानामा का जो चित्रशाला की जो शुरू का कार्य शुरू हुआ, किसके अधीन हुआ था? मीर सैयद अली के, मीर सैयद अली के अधीन पूरा हुआ
अब्दुल समद के अधीन। अब्दुल समद के अधीन है ना, ये याद रखना। ठीक है, तो जो इसमें 100 चित्रकारों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया हमजानामा को करने में। 100 चित्रकारों ने योगदान दिया। ठीक है, और इसमें 15 वर्ष लगे। ठीक है, और इसमें 1400 पृष्ठ हैं और 17 जिल्दें हैं, भाग में जिल्द। ठीक है, और ये लिनन के कपड़े पर बनी है, लिनन के। पर चित्रित एकमात्र मुगल पांडुलिपि। मुगल पांडुलिपि है ये। ठीक है, और इसने क्या किया अकबर ने? अकबर ने अपने सभी दरबारियों को, अकबर ने सभी दरबारियों को अपने अपने चित्र बनवाने का आदेश दिया था। ठीक है, अकबर के पूरे शासनकाल के दौरान कई पुस्तकों को चित्र निरूपण किया गया। भारत के विभिन्न भागों से चित्रकार भर्ती किए गए, बहुत से इसमें चित्रकार भर्ती किए गए। सही बात है, ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर का शासनकाल आरंभ होते ही चित्रकला पूरी तरह से सटीक रूप में स्थापित हुई। सही बात है, पुनर्जागरण कालीन चित्रकला की विशेषताओं का अकबर के शासनकाल में मुगल कला को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। ऐसा नहीं है, यूरोपियन चित्रकला भी उस समय अकबर के दरबार में प्रवेश कर चुकी थी। तो उत्तर होगा डी। निम्न में से किस यूरोपियन ने अकबर काल में मुगल शहजादों और शहजादियों की शिक्षा की स्थिति के बारे में लिखा है? वो फादर मानसरेट है। किसने लिखा है? फादर मानसरेट है ना। इनको क्या किया गया था? मुराद का शिक्षक लगाया गया था, मुराद का शिक्षक, है ना। अकबर ने क्या किया गया था? मुराद का शिक्षक इनको लगाया था। और इन्होंने बालनाई जो संप्रदाय है उसका बारे में बताया। बालनाई संप्रदाय का उल्लेख किया है ना। और एडवर्ड टेरी ने क्या किया है? एडवर्ड टेरी ने जहांगीर के गंगा जल पीने का वर्णन किया है। ठीक है, और कोरियट ने क्या किया है? मीना बाजार का वर्णन किया है। मीना बाजार का वर्णन, मीना बाजार की जो शुरुआत है वो कौन करता है? हुमायूं करता है। मीना बाजार की शुरुआत हुमायूं ने। ठीक है, तो ये था। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने अपनी बीमारी के ठीक होने पर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की का धन्यवाद देने स्वरूप अपने कान को बुंदवा लिया था? तो जहांगीर भी एक बार बीमार हो गया था, जब वो ठीक हुआ तो उसने उसमें अपना कान बुंदवा लिया था ना, कान में वो बुंदला डलवा लिया था ना। और आपको पता है कि अकबर ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की 14 बार यात्रा की।
है ना, 2 बार पैदल। एक पुत्र प्राप्ति के बाद, यानी पुत्र यानी सलीम के जन्म के बाद, एक हल्दी घाटी के बाद। निम्न में से किसी ने अपने पिता के शासन के बारे में ये कहा है? ईरान सिर्फ शियाओं के लिए और तुर्की एवं तुरान सिर्फ सुन्नियों के लिए, जबकि भारत में सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में और ईसाई और यहूदी एक ही चर्च में इकट्ठे होकर पूजा करते हैं। ये सारी बात जहांगीर अकबर की सुलह कुल की नीति के बारे में कहता है। जहांगीर द्वारा शुरू की गई अल्तमगा जागीर जो थी, उसका स्वरूप किससे मिलता है? वतन जागीर से मिलता है ना, वतन जागीर से। ठीक है, वतन जागीर से इसका स्वरूप मिलता है। वतन जागीर की शुरुआत अकबर ने की थी। तनख्वाह जागीर क्या होती थी? मनसबदारों को वेतन में मिलती थी जो ना। वेतन के बदले मिलती थी। मसरूत जागीर की शुरुआत औरंगजेब ने की थी। ना पैबाकी होती थी। क्या होती थी पैबाकी? जो जागीरें देने के लिए सुरक्षित रखी जाती थी, जागीरें देने के लिए सुरक्षित रखी गई भूमि। ठीक है, जागीरें देने के लिए सुरक्षित रखी गई भूमि। ठीक है, ध्यान से। पुराने किले के सामने दिल्ली में खैरुल मजलिस खैरुल मजिल जो नाम की जो मस्जिद है वो किसने बनवाई थी? वो महामंगा ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? महामंगा, है ना। और ये जीजी अंगा कौन है? जीजी अंगा जिसकी मृत्यु पर अकबर ने सिर मुंडवाया, है ना जी। अकबर के जन्म के बाद दूध पिलाया था इसने ना। दस्तूर सर्कल निम्नलिखित में से किसके निर्धारण के लिए तैयार किया? दस्तूर सर्कल होता था राजस्व के लिए, एक एरिया बनाया जाता था कि इस दस्तूर से इतना राजस्व, कितना राजस्व इकट्ठा किया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा। एरिया की मैपिंग होती थी। ठीक है, मध्यकाल में जो प्रचलित खून जो सिक्का है वो किसका था? धातु का था? वो सोना का था। सोना बहमनी में होता था ये। ठीक है, खालसा द सोसाइटी ऑफ द प्योर की स्थापना किसने की थी? 1699 में किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने।
ठीक है। 1605 में क्या हुआ था? अकबर की मृत्यु। 1627 में जहांगीर की मृत्यु। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। सुरक्षा के लिए मराठों के राजसव के दावे को क्या कहते थे? भाई आपको अगर सुरक्षित रहना है तो हमें ये कर देते रहिए, है ना। इसके लिए क्या था? वो चौथ होता था ना, 25% वसूल किया जाता था। वंशानुगत अधिकार के दावे के लिए, अधिकार के दावे के लिए के लिए स्वदेशमुखी लिया जाता था ना, 10% लिया जाता था। अब वो आप क्या होते थे? अतिरिक्त कर। और जमा, मतलब जमा का मतलब होता था निर्धारित किया गया कर। ठीक है। मुजनस, तुर्की, ताजी और जागला किसकी नस्लें थी? मुजनस, तुर्की, ताजी और जागला जो है वो घोड़े की नस्लें थी। किसकी नस्लें थी? ये सब घोड़े की नस्लें थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। अगला भाग आगे उसके साथ करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।